हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो यूपी पीसीएस ने पिछले 6 महीने में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उसका डिस्कशन। बेसिकली जो यहाँ पे जो आंसर हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको मार्क किया हुआ है। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम जो होम्योपैथी के लिए हुआ है पेपर, और उसमें टोटल क्वेश्चन थे 150, लेकिन हम करेंगे सिर्फ 1 से 30, क्योंकि हमारे काम के वही है जीएस के। बाकी फिर बहुत डिटेल में या बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उससे हमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप बच्चे जो है एक बार पेपर को देख लें, हो सकता है कुछ उसमें से कोई काम का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग की वजह से थोड़ा सा चैलेंज था। आज मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा और आज हमारी क्लास बेहतर रहेगी, ये मेरी उम्मीद है अभी तक। और बाकी देखते हैं कि क्या होगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का डिस्कशन। तो इसमें हमने देखा 150 क्वेश्चन, लेकिन हमें करने हैं सिर्फ 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की कोर सेक्टर ग्रोथ क्या थी। अब देखिए, जो आपका हमारी जो इकोनॉमी है, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो सेकेंडरी है, जो इंडस्ट्री बेस्ड है, उसके लिए बेसिकली ये है। जो कोर सेक्टर है, कोर इंडस्ट्रीज हैं, अब उसमें से क्या है, जितनी भी इंडस्ट्री हैं उसमें से 8 जो हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इनके लिए एक रिपोर्ट निकलती है। इनका जो शेयर है लगभग लगभग देखिए, मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लगभग आप ऐसा मान के चलिए टोटल में लगभग 40% का शेयर सिर्फ इन 8 इंडस्ट्रीज का है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये रिपोर्ट निकालता, पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि ये 8 सेक्टर है कौन कौन से। 8 सेक्टर है, इसमें एक है आपका रिफाइनरी, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आपका स्टील, चौथा आपका कोल, पांचवा आपका क्रूड ऑयल, एंड फिर उसके बाद में आपका नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें 8 सेक्टर हैं। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 8 सेक्टर में सबसे ज्यादा किसका है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, RES, रेस्को, इतना भी याद है। और फिर यहाँ पर है आपका रेस्को हो गया, फिर यहाँ पर है आपका क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, CF। सबसे लास्ट में है आपका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सबसे लास्ट में क्या है, फर्टिलाइजर। और सबसे ज्यादा कौन है, आपका रिफाइनरी। इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ को निकालता है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसके अंदर, DPIIT के अंडर, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो यहां मैं देखिए कोशिश करता हूं आज नोट पे समझाने की इसे। 1 मिनट देखिएगा। हमने देखा क्या, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इसमें ट्रिक है इसकी, रेस्को, RES, रेस्को, CRNCF, ये आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर है और ये आपका रिफाइनरी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। टोटल लगभग 40% के करीब होता है। इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो किसके अंडर है, DPIIT के अंडर है। और DPIIT किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज का। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका रहा। सबसे ज्यादा है आपका रिफाइनरी का, सबसे कम किसका है, फर्टिलाइजर का, और टोटल इसका लगभग 40% के करीब रहता है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है आपका कि इसमें ग्रोथ कितनी रही थी, तो 6.7% रही थी। 6.7%, 6.7% की ग्रोथ रही फरवरी के महीने में। ये हर महीने ये रिपोर्ट निकलती है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे जो हम चलेंगे, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से एक तो ग्रंथ है, दूसरे उसके लेखक हैं।
इसमें क्या है, ग्रंथ है, किताब है, बुक है, और उसके ऑथर है कुमारपालो भूपाल चरित, ये राजशेखर, जो कि ये गलत है। इसमें दूसरे ऑप्शन है जो द्वारका, ये देखिए बिल्कुल फैक्चुअल है। अब मैं इसमें क्या चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, मुझे ज़्यादा खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस आपको ये जो ना, ये ज़रूर याद रखना है। जो बाकी तीन है ये आपको याद रखने, हो सकता है इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका अगले एग्जाम में आ जाए या किसी तरह से पूछ ले, या हो सकता है क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि तीन करेक्ट कौन से हैं, चौथा इनकरेक्ट कौन सा है। पांचवा देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें है आपका मैच द फॉलोइंग। एक तो आपका जो ब्रांच ऑफ साइंस है, दूसरा वो किस चीज से डील करता है। अब यहाँ जो है देखिए, अब बहुत इसमें जो सबसे इजी है, जो ऐसे ही पता होना चाहिए, वो है डर्मा। डर्मेटोलॉजी जो है, डर्मा मतलब वो आपका, आप कहीं भी जैसे जाते हैं दुकान मतलब किसी क्लिनिक पर, तो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, डर्मा, तो या फिर ये डर्मा डर्मा बहुत सारी क्रीम आती है, तो ये बेसिकली स्किन से रिलेटेड है। तो डर्मेटोलॉजी जो है वो डील्स विद स्किन, जो आपको सबसे ज्यादा पहले पता है, बिल्कुल करेक्ट है, आप उस पर जाइए। सी का 1, अब आप यहाँ देखिए कि सी का 1 अगर आप करते हैं तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये छोड़कर बाकी तीनों सही, तीनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि ए तो फॉर श्योर नहीं है। अब देखिए, जो एक मुझे पता है जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी जो है बी, वो है जो बुजुर्ग होते हैं बड़े, उनके उनकी स्टडी के लिए, तो डील्स विद ओल्ड एज। एक जो ना जेरेंटोलॉजी ये भी कहते हैं, जैसे अब इंडिया में एक चैलेंज आ रहा है कि जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा कि हमारी जो एवरेज एज है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ रही है। जब वो बढ़ रही है तो यानी कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है, जो आपकी 15 साल से कम और उधर 60 साल से ज्यादा, ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो 60 साल से जो ज्यादा वाली पॉपुलेशन है उसका रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो और जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी, तो यानी कि जो हमारे जो ओल्ड एज जो पर्सन है उनकी लाइफ बढ़ गई है, तो अब उसमें चैलेंज आ रहा है उनको मैनेज करने का। तो जेरेंटोलॉजी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा आर्टिकल न्यूज में रहे ये आर्टिकल्स, तो इस वजह से मुझे याद है। अब बी का है 4, अब बी का है 4, तो ये हो गया। अब यानी कि ये भी हट गया। अब आंसर जो है सी और डी में से है। अब देखिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब कहते हैं ना बच्चे कि सर तुक्का कैसे मारे, गैस कैसे करे, तो गैस ऐसे ही कर दे, मतलब ऐसा नहीं होता है ब्लाइंड गैस ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ मैंने मारा, मैंने इसको किया, इसका, ये नहीं होता है। कैलकुलेटेड रिस्क लगाते हैं। तो मैंने यहां पर देखा ए और बी, ये मैंने हटा दिया एलिमिनेशन मेथड से। अब जो आंसर होगा सी और डी, अब मैं या तो सी के साथ या डी के साथ, अगर मुझे नहीं पता है। बाकी हमारा आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि ए का जो 2 है लैपिडो, जो लैपिडोलॉजी जो है ये डील्स विद बटरफ्लाई है। ए का हो गया 2 और डी का है आपका अरेकोलॉजी जो है डील्स विद स्पाइडर्स। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं ये याद नहीं है तो इन चारों को एटलीस्ट याद रख लीजिए, हो सकता है कहीं आपको एलिमिनेशन में ये हेल्प कर दे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हो गया हाँ, जैसे देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस कैन बी। अब ऐसा नहीं है कि ये, देखो यहाँ आंसर है 34, 34 जो है यहाँ आंसर है। मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 34 ही थी। स्टार्टिंग में जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 सब क्लोज 1, उसमें बताया गया है कि आपका एक चीफ जस्टिस और इंक्लूडिंग 8 जजेस, स्टार्टिंग वहां से हुई। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। और ये बढ़ते बढ़ते अब हो गई है 34, ये है 1 प्लस 33। 1 जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो अभी जो हाल फिलहाल है वो 34 है। यही मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाऊं, द 34 नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज 34 इज मेंशन्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। जो अभी आपके 34 जजों की संख्या है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सही या गलत? ये बिल्कुल गलत है,
क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं है। पार्लियामेंट एक कानून लेकर आती है और पार्लियामेंट अपनी मर्जी से बढ़ा सकती है। हो सकता है आगे केस लोड और बढ़े तो पार्लियामेंट चाहे इस नंबर को और बढ़ा सकती है। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया 34। तो अब जो बढ़ाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। ये फर्टिलाइजर है और फर्टिलाइजर में आपकी अमोनिया की परसेंटेज के ऊपर है फर्टिलाइजर। अब जो यूरिया है, देखिए मैं इस चीज को कहूं कि आपको ये पता होगा तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन मैं इसको मानकर चल रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज ये कर सकता हूं, एक चीज वो ये कि आपका जो यूरिया सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है, जो मृदा है, उस पे नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। हमें एक चीज पता है जिसका नाम है आपका NPK और ये होना चाहिए 4:2:1, लेकिन ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये डिस्टॉर्ट हो गया है और लगभग 8.2 और यहां पर 3.8.2 3.2:1। अब देखिए ये सबसे ज्यादा चेंज किस में हो रहा है? नाइट्रोजन में, N में हो रहा है, नाइट्रोजन में। और सबसे ज्यादा खाद हम कौन सा यूज कर रहे हैं? यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया। तो मैं एक उस बेस पर, अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पर ये कर सकता हूं कि A का तो होगा 3, सबसे ज्यादा यहीं पे दिया है 46। अब देखिए A का 3 तो मेरा ये खत्म, ये खत्म। अब मेरा बचा C और D। बाकी और का देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मैं वही कह रहा हूं, रिस्क लेने के लिए पहले जहां मैं 4 में से चुनता, अब मैं 2 में से चुन रहा हूं। अगर मुझे रिस्क भी लेना है तो इसका आंसर C है। आपका यूरिया का तो हो गया, यूरिया का है आपका 46% और अमोनिया जो सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट में है आपका 20% और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में है 25% और DAP जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें है आपका 18%। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका यूरिया में है नाइट्रोजन, और इसमें जो सबसे कम है वो DAP में है, सबसे कम जो है। तो इस तरह से हम ये देखा। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो कहते हैं, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई मैं तो बस तुक्का लगा देता हूं, मैं तो बस एलिमिनेट कर देता हूं। एलिमिनेशन और तुक्का, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेमोरी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए मैंने NPK से रिलेट किया कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, फिर मुझे यह भी पता है कि NPK का रेशियो डिस्टॉर्ट हो रहा है, और सबसे ज्यादा चेंज किस में आया है? देखिए 4 से 8, यहाँ 3 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ है, यहाँ 1 का 1 है। तो यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और आप किसी भी किसान से सुने, देखिए हम सभी, हमारे सबके जो पूर्वज माँ बाप हैं, ज्यादातर हम सब गांव वाले हैं और क्या बोलते हैं, खेती किसानी वाले आदमी हैं ज्यादातर हम सब। तो उसमें क्या है कि सबको ही पता है भैया यूरिया सबसे ज्यादा लगता है। तो उस वजह से मैंने ये किया। थोड़ा सा लंबा ये डिस्कशन हो गया, इसको हम यहीं पे छोड़ते हुए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एरिया। अब जो है ना, देखिए ये तो जो भी आंसर है इसका सबसे बड़ा तो है आपका आंध्र प्रदेश, फिर है आपका बिहार, फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश और आसाम। लेकिन जब आप पढ़े ना तो आपको ये याद होना चाहिए कि एरिया वाइज, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी, एटलीस्ट जो ना 5 स्टेट तो आपको पता होने ही चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको 5 पता होने चाहिए। यहाँ आपको आंसर ही बता दिया है, लेकिन अगले एग्जाम्स के लिए, आगे के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो ज़्यादा कहते हैं कि और भी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, क्योंकि अगर आप याद करने लगे तो कोई ये भी कहेगा कि बिल्कुल अगर गलती नहीं करनी है तो 28 के 28 देख लो। अब भाई अगर 28 के 28 यही देखोगे तो आर्टिकल कैसे पढ़ोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो देखने के लिए। तो टॉप 3 टॉप 5 मतलब स्टेट में आप टॉप 5 देख सकते हो, बस इतना ही। अब इससे आगे हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी ऊपर देखा था, हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आर कंसिडर्ड एज कोर सेक्टर। कोर सेक्टर कितने माने जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया था,
उसके आपके 8 हैं, 8 8 और उसमें नाम क्या है, RESCO, रेस्को, फिर है CRNCF। एक बार फिर बता रहा हूं, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। तो सबसे कम फर्टिलाइजर, सबसे ज्यादा आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसका सातवें का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेबर फोर्स सर्वे। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप अगर करंट अफेयर से वाकिफ नहीं है, करंट अफेयर ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप गलत करेंगे। इसमें है पहला स्टेटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन त्रिपुरा इज हाईएस्ट, जो कि गलत है। वो है आपकी हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में है सबसे ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन उत्तर प्रदेश इज एस्टिमेटेड टू बी 5.5%, जो कि गलत है। ये है आपकी जो लेटेस्ट इसके हिसाब से है 2.6%। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपके गलत हैं। मतलब इसमें पूछा है सही कौन से हैं, तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। तो इसलिए आंसर देखिए, ये भी बड़े सिंपल तरीके से वो क्वेश्चन आपका गलत करा सकता है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, उसके बावजूद आप गलत मार्क कर सकते हो, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा सही है। और हो सकता है आप बोथ 1 और 2 भी लगा दें, तो ये दोनों में से सही नहीं है। इसलिए आपने, और एक मेंटेलिटी होती है ना कि पहले पे 1 ओनली, दूसरे पे 2 ओनली, फिर बोथ, फिर नन। तो ये मेंटेलिटी भी खोल के रखनी होती है, वहां इसमें भी कंफ्यूज कर देता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस इज नॉट इन फतेहपुर सीकरी। अब इसमें से देखिए, अब थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है ये, लेकिन हमें तो देखना है। बीरबल्स पैलेस, मुहाफिज खाना, पंचमहल, ये सब जो है आपके फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन जो मच्छी भवन है, मच्छी भवन ये है आपका आगरा फोर्ट में। कहाँ है, आगरा फोर्ट में है ये आपका मच्छी भवन। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पर। 10वां हम नहीं करेंगे क्योंकि सी सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इनलार्ज इन मलेरिया। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो मलेरिया के टाइम में बड़ी हो जाती है, वो है आपका स्प्लीन। और जो स्प्लीन है, स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल्ली, तिल्ली। ठीक है, तो स्प्लीन जो है ये बड़ा हो जाता है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मलेरिया है बेसिकली वो कौन सी डिजीज है, किसके, उसका जो कारक है, वाहक है, जो वो क्या है, तो उसको आप प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वो किस ऑर्गन को ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो चीज देखेंगे। तो ये आपने जैसे मलेरिया देख लिया, तो अब थोड़ा सा आपको देखना है कि मलेरिया के बारे में क्या क्या। ऐसा नहीं है कि आपको यही मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत हद तक चांस है यही मिल जाए, लेकिन जो हम इससे सीखते हैं ना वो ये है कि मलेरिया पे पूछा है, हो सकता है मलेरिया से जुड़ी हुई कुछ और चीज पूछ ले। जैसा कि मलेरिया से जुड़ी हुई 2 वैक्सीन है, WHO ने उनको अप्रूव दिया है, उन वैक्सीन के बारे में पूछ ले कि ये वैक्सीन किससे जुड़ी हुई है, मैच द फॉलोइंग करा दे, नाम पूछ ले उनका। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें है आपका वाटरफॉल, एक है जोग, जोग है आपका श्रावती रिवर पर, वट्टापराई है आपका पेजियार पर, और आपका धुआंधार है सोन, जो इसने लिखा है, शिवा समुद्रम है आपका कावेरी पर। तो जो धुआंधार है ना वो है आपका किस रिवर पर, आपका दामोदर, दामोदर। बिल्कुल गलत। मैं यही चीज देखना चाह रहा था कि कितना सीरियसली आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। दामोदर तो भाई इधर हो गई ना, ईस्ट ईस्ट इंडिया की तरफ, ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो यहाँ है आपके नर्मदा। कौन सी, नर्मदा। अब ऐसा नहीं है कि जब आप बच्चे देखें तो इसी चीज पे पकड़ लें कि सर ने तो दामोदर बोल दिया, एक छोटी सी गलती पे पकड़ ले, तो वो नहीं कीजिएगा, गलती से निकल गया। ठीक है, नर्मदा इस पर है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये भी आपको याद बहुत बार पूछ चुका है, श्रावती किस पर, श्रावती रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है, या कभी पूछेगा जोग किस पर है, कभी शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम तो पिछली बार भी आया था, उसमें 2 स्टेटमेंट पे पूछा था उसको। ठीक है, तो अब आपका हो गया वट्टापराई, आपका पेजियार रिवर, और धुआंधार जो है वो आपका है नर्मदा रिवर पर। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर पाइथागोरस है, इसको हम हटाते हैं, बहुत इजी है, आप देख लेंगे। ये जो अगर मैं कहूँगा ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है ये ज़रूर देखिए आप। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आपको पूरी खोलनी है, पढ़ लेनी है, कुछ 5-10 फैक्ट उसमें से निकाल लीजिए। जैसे कि ये लगभग हर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। एक तो क्वेश्चन यही भी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कौन सी रिपोर्ट निकालता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट जो है उसको कौन निकालता है, ये भी एक क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है या घटी है, ये भी एक क्वेश्चन। बढ़ी है तो कितनी हो गई है। आपका जो उसमें एक है जो 60 ईयर्स प्लस वाले हैं उसकी पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो कितनी हो गई है। तो इस तरह से आप ये 6-7 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 होंगे, लेकिन इसको जरूर देखना है। तो अभी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, 71 साल है, यानी कि 71 ईयर्स है। अब है मैथ्स डे, इसमें पूछा है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस और ईयर। तो ये अब हम देखिए आप कैसे देख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नेहरू। देखिए पहले में तो थे WC बनर्जी, तो दूसरे में हो गए दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। जॉर्ज यूले जो है वो थे पहले ब्रिटिश जो आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, पहले ब्रिटिश, वो थे जॉर्ज यूल, जो बने 1988 में। तो बी का हो गया 1 और सी का हो गया आपका, डी का हो गया आपका 4। तो ये तो सीधा सीधा सा आ ही गया, लेकिन फिर भी हम देख लें, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका 1895 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ऐसे जर्नलिस्ट थे, ये इनके बारे में फैक्ट है या पूछा भी गया है, पहले जर्नलिस्ट थे जो अपनी ड्यूटी करने के लिए जिनको जेल में डाला गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले जर्नलिस्ट थे। और जॉर्ज यूले जो है वो पहले ब्रिटिश थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये था, इसमें आंसर हो गया आपका डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ इज द फ्यूज अरेंजमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो बिजली के सर्किट में जो फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, सीरीज या श्रेणी या श्रृंखला की फॉर्म में होता है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कई सारे अवार्ड हैं, सिंपल भी पूछ लेता कि ये अवार्ड कहाँ का है। अब जो भूटान का जो हाईएस्ट अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो, वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको मिला। और अमिताभ बच्चन को मिला लाला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और जो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर जो बने नायब सैनी, वो अब यहाँ है हेमंत सोरेन को ये अवार्ड मिला है, जॉन एल जेक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। अब इतना देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं आप मुझे जजमेंटल समझें या किसी भी तरह से, लेकिन सुन के ही लग रहा है कि बहुत बड़ा सा अवार्ड है, बहुत। तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को तो नहीं मिलना चाहिए, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन मेरी अपनी बस ऐसी मैं गैस वर्क से कह रहा हूँ। ये जो अवार्ड है ये इनको नहीं मिला है, ये मिला है बेसिकली किनको, आपका जो इसरो को मिला है, इसरो की टीम को। और किसके लिए मिला है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को। चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड किए 23 अगस्त, उसको डिक्लेयर कर दिया है नेशनल स्पेस डे। और साथ ही साथ जिस पॉइंट पे लैंड किए उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति। और 2 जो पेलोड थे, 2 का नाम, जो लैंडर है, लैंडर का नाम है विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ये था बेसिकली। और ये देता कौन है अवार्ड, ये है आपकी नासा। तो ये जो अवार्ड है नासा के द्वारा दिया जाता है, किसको दिया गया, इसरो को दिया गया। किसके लिए दिया, चंद्रयान 3 के लिए दिया गया। चंद्रयान 3 कब लैंड किया था, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को उसी के उपलक्ष्य में कहा जाता है नेशनल स्पेस डे। और जिस पॉइंट पर लैंड किया उसका नाम है शिव शक्ति। और जो वह लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्यू
जो कैपिटल है किसकी, यूक्रेन की, सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, नाइपर रिवर है ये, नाइपर। हमने जो स्टार्टिंग में फैक्ट वाली जो हम क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे थे तभी देखा था हमने, वोल्गा, नाइपर और आपकी जो और भी जो रिवर हैं यूरोप और यूरेशिया वाले रीजन की, वो सारी हमने रिवर्स देखी थी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नाइपर रिवर। लेकिन जो दूसरी भी रिवर हैं थोड़ा थोड़ा सा इनका भी देख लें, ये कहाँ से है कैसे है, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपकी हेल्प करते हैं। अब पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों के तेल में जो तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एलाइल एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ये इसकी वजह से पंजेंसी होती है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं, पंजेंसी या जो तीखापन है मिर्ची में, मिर्ची में वो किसकी वजह से होता है, मिर्ची में जो होता है आपका तीखापन वो किसकी वजह से होता है, तो उसका नाम है आपका कैप्साइसिन, कैप्साइसिनॉइड्स, कैप्साइसिनॉइड्स जो है उसकी वजह से आपकी होती है पंजेंसी, किसमें, मिर्ची में जो तीखापन होता है ना वो कैप्साइसिनॉइड्स की वजह से होता है। और जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का जो तेल है उसमें जो तीखापन होता है वो होता है अलाइल आइसोथायोसाइनेट, इसकी वजह से। अब हम चलते हैं आगे और अगला जो है हमारा, इसे हमने क्या क्लीन, हम चले आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें है मिलिट्री एक्सरसाइज और कंट्री के बारे में पूछा है। अब जो देखिए याद तो बहुत सारे होने चाहिए, ये मुझे याद था। अब अगर मैं देखूं इसको, कुछ यहाँ से निकल रहा है आंसर, भाई ये है, ये तो गलत हो गया, इन तीन में से है। एक मुझे खंजर याद है, इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान, बी का 1, तो मेरा यहीं से सीधा आंसर आ गया। बाकी ए का है 2, साइक्लोन 1 जो है वो इजिप्ट के साथ है यानी कि मिस्र के साथ है, और जो समुद्र लक्ष्मण जो है वो मलेशिया के साथ है, समुद्र लक्ष्मण है मलेशिया के साथ। तो सीधा सीधा सा आपका क्या है, साइक्लोन 1 है मिस्र के साथ, खंजर है किर्गिस्तान के साथ, समुद्र लक्ष्मण है आपके मलेशिया के, और लमितिये जो है, लमितिये का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप, वो है आपका सेशल्स के साथ। सेशल्स जो है एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम ऐसे ही, हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8 शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो वो मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ। अब इसमें आप देखिए 8 शेड्यूल, अब जो है ओरिजिनली 8 ही थे, उसके बाद 9, 10, 11, 12 ऐड किए गए वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 8 में जो थी ओरिजिनली थी 14, फिर 14 से इसको अगर हम, ठीक है, 14 थी, फिर उसमें पहले जो ऐड की गई, अब देखिए ये मुझे इसको ऐसे करता हूँ अगर हुआ, हाँ, तो इसको जो है ना 8 शेड्यूल में 3 बार अमेंडमेंट हुआ है। पहले में तो ऐड की गई थी 1, दूसरे में ऐड की गई 3 और तीसरे में ऐड की गई आपकी 4। यहाँ थी आपकी 14, फिर हो गई आपकी, नहीं 14, यहाँ हो गई 15, फिर हो गई आपकी 18 और ये हो गई अब 22 लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये 21 था, ये 71 था और ये 92 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92, इन दोनों को जोड़ोगे तो वहां भी। अब ये जो थी यहाँ पर, ये थी आपकी सिंधी, सिंधी, और यहाँ पर जो है इसको इसको मतलब, अब मैं तो ABCD से याद किया हुआ है। एक बच्चे ने बताया था मुझे, नमक, एन से, जैसे नमक अगर करें, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। बाकी मैंने तो ABCD से याद किया था, उसने बोला नमक से आप कर सकते हैं। और ये जो है इसमें मैंने याद किया था MSD की बैटिंग, MSD की बैटिंग, MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। M से हो गया आपका मैथिली, मैथिली, और S से हो गया आपका संथाली, D से हो गया आपका डोगरी और B से हो गया आपका बोडो। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो 8 शेड्यूल में ओरिजिनली कितनी थी, 14 थी, लेकिन आज के टाइम में 22 है, 3 बार अमेंड हुआ है, 21वें अमेंडमेंट से, 71वें से और 92 से। और कौन कौन सी ऐड की, पहले आपकी सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर आपकी मैथिली, संथाली,
डोगरी एंड बोडो, ये आपकी हुई है लैंग्वेज यूज। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 22 हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन 22% से अधिक रहा वो गलत है, वो है आपका 17%। कितना है, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत, यानी कि पहला ही सही, पहला बिल्कुल सही है, फर्स्ट रैंक है। लेकिन 22% नहीं, आपका 17% के करीब है। और दुनिया में लगभग 24% के करीब इंडिया का शेयर है, यानी कि 1/4 जो दुनिया का दूध उत्पादन करते हैं हम भारतीय करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद चिली। इनमें से कौन सी कंट्री है जो चिली के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो पैराग्वे जो है साउथ अमेरिका में, अगर मैप देखेंगे तो बिल्कुल इस साइड में है और चिली एकदम उस साइड में है। तो आपका चिली पैराग्वे नहीं करता है। बाकी आप वो मैप में ऑलरेडी कुछ कराया है, कुछ और आगे कराऊंगा तो तब ये और डाउट दूर हो जाएगी। 23 जो है इसको हम नहीं कर रहे। अब ये जो है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। संवाद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन इन मथुरावा इज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन द कंट्री। यानी कि जो मथुरा वृंदावन में जो स्कूल खुला है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स सैनिक स्कूल, वो इंडिया का पहला है, बिल्कुल सही बात। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया, ये स्टेटमेंट गलत है, ये डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक, अब हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब जो 86 है, अब अगर हम देखें, इसने पूछा है 86 ने कौन सा ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया था। लेकिन क्या 86 ने सिर्फ ये ऐड किया था? 86 ने अगर ऐड किया गया, मेरे हिसाब से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट भी ऐड किया, डीपीएसपी भी ऐड किया, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की। फंडामेंटल राइट तो किया आपका 21A, डीपीएसपी 45 में आप देखेंगे भाई, जो भी है वो आप यहाँ देखेंगे, या फिर उसका कंटेक्स्ट चेंज किया है वो आप देखेंगे, लेकिन चेंज किया है इसमें। और फंडामेंटल ड्यूटीज 51A के, इसमें जो पेरेंट्स की या गार्जियन की जिम्मेदारी लगाई है वो आपका ये हो गया। तो 86 जो है अमेंडमेंट एक्ट, उसने 3 चीजें चेंज की थी, फंडामेंटल राइट भी, डीपीएसपी भी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पूछ लिया जाए ऐसे भी घुमाकर आपसे, कि जो ऐसा भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सिर्फ फंडामेंटल राइट को अमेंड किया था, जो कि होगा बिल्कुल गलत। मैं एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करके दिखाता हूँ। 86 उसने आपका फंडामेंटल राइट, आपका डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों को चेंज किया था। यहाँ आपका आर्टिकल 21A, ये 45 और ये हो गया आपका 51A और K, इसको इन्होंने चेंज किया था। ठीक, तो अब हमारा इतना। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। इससे अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो हो गया, हाउ मैनी सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड इन 5 राउंड्स एज स्मार्ट सिटीज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10 सिटी है, 10 के 10 का आप नाम भी देख लेना। एक चीज बस आपको बता रहा हूँ, गाजियाबाद जो हो उसको हटा देना, गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में नहीं है, कई बार उसको पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 27 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू हाउथीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हाउथी जो है उसके बारे में है, ये मैंने कल बिना पेपर देखे मैंने पूछा था, बोला था कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हाउथी है, दे आर सी पायरेट्स एक्टिव इन कैरेबियन सी। 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाउथीज के बारे में। अब ये हाउथीज वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग चल रही है, ठीक है। अब जो हाउथीज है, यानी कि यमन में जो रेबल्स हैं, वो आपका पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन या हमस उसके साथ में है। ठीक, अब ये अटैक कर रहे हैं और इन्होंने रेड सी पर, मतलब लगभग इनका कब्जा है रेड सी के हिस्से पर, जहां पर इन्होंने आवाजाही पर, जो शिप है उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगाई है, खास करके जो आपके इजराइल या उससे जुड़े हुए देशों से हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपका जो यमन है, यमन के चारों तरफ के जो ज्योग्राफी है, जो मैप है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यमन हो गया, तो दे आर दी पायरेट्स, सी पायरेट्स एक्टिव इन कैरेबियन सी। कैरेबियन सी नहीं, आपका
ये गलत हो जाएगा। ये आपका रेड सी के पास और नीचे गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर। दे आर द सिंपैथाइजर ऑफ यूएस ब्लैक पॉपुलेशन, ये गलत। ठीक है, तो दोनों के दोनों से इसमें गलत है। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हो गया यमन, ये हो गया आपका ओमान, यहाँ पर है आपका अफ्रीका वाला हिस्सा, ये हो गया आपका रेड सी। अगर मैं देखो मुझे क्लीन करना नहीं आता, अगर मैं इसको क्लीन करूं तो ये नहीं, छोड़िए। ये है आपका जिबूती, जिबूती और ये पतली सी जगह है, इसको बोलते हैं बाबल मंडब। ये है गल्फ ऑफ एडन, ये हो जाएगा आपका अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, ये है आपका रेड सी, ये हो गया आपका यमन और ये हो गया आपका ओमान। ओमान के ऊपर है यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका रेड सी, रेड सी से फिर आपका सुएज कैनाल और सुएज कैनाल पार करते हुए आपका भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी आप वहां पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। 29 में इसने पूछा है बेसिकली लोकसभा की सीट, ये बहुत पूछते हैं, लोकसभा की सीट पूछते हैं, कभी राज्यसभा की, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो आप लोग इस चीज़ को, जो अभी हाल फिलहाल इलेक्शन हुए हैं उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बिहार में कितनी सीट है आपकी? 40 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, वेस्ट बंगाल में 40, महाराष्ट्र में 48। तो वेस्ट बंगाल में जो है वो है 42 सीटें। तो ये गलत है, इसलिए सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो? ताजमहल को येलो कौन सा एजेंट कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका ताजमहल को येलो में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही था हमारा आज का पेपर, इतना ही हमें डिस्कस करना था। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और कुछ कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा। बीच में देखिए वो कल जो एक चैलेंज हुआ था, एक मसला था आपका, थोड़ा ब्राइटनेस को लेकर कुछ इशू हो गया था, टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उसमें भी मैंने इंश्योर किया था कि मेरी आवाज़ ज़रूर आपके पास सही से पहुँचे और मैंने वो पूरी दिल से कोशिश की थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।